Everyone, so today I'm here with the first chapter, the First War of Independence of 1857 Revolt. So today we are not gonna understand the whole chapter. We are going to see some important topics that make and that are like most likely to come in a 2024 board exams, class 10 ICSE. So without any further gossip, let's start. So first is system of subsidiary alliance. Now I'm going to explain you in Hindi so that you could understand even more properly. And at the end of the video, I'll tell you how to frame your answers in history and civics. So subsidiary alliance लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रपोज करा था एंड इसमें क्या था कि जो हमारे जो रूलर्स थे मतलब इसको साइन करते थे सब्सिडरी अलायंस को, उन्हें ब्रिटिश आर्मी को अपने कैपिटल स्टेट में रखना पड़ता था। उन्हें रखना ही पड़ता था क्योंकि उसमें रूल था। और उन्हें या तो ब्रिटिश कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट ब्रिटिश कंपनी को उनको पैसे देने पड़ते थे या फिर उनको अपनी टेरिटरी का आधा पार्ट देना पड़ता था उनके ब्रिटिश ट्रूप्स के मेंटेनेंस के लिए। और दे हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेजिडेंट, उनको अपने साथ अपने स्टेट में ब्रिटिश ऑफिशियल को रखना पड़ता था जो कि था रेजिडेंट, जो उनकी हर एक बात को सुनेगा। लाइक दे वर लाइक अ पपेट। The states brought under British control by means of subsidiary alliance included Hyderabad, Mussoorie, Lucknow, Pune and others. ये इतना ज़रूरी नहीं है लिखना, but if you will include the names of the states, it will like have an पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर आंसर। जो सब्सिडरी अलायंस में जो फॉल हुए थे स्टेट वो थे हैदराबाद, मसूरी, लखनऊ एंड पुणे। सब्सिडरी अलायंस हैड रिड्यूस्ड द रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट टू द पोजीशन ऑफ पपेट इवन दो ही माइट अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। जो सब्सिडरी अलायंस था उसने हमारे इंडियन स्टेट के रूलर्स को एक पपेट के जैसे बना दिया था। भले ही वो दिखने में इंडिपेंडेंट हो बट वो पूरे डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिशर्स पे। Next is Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse was introduced by Lord Dalhousie. लॉर्ड डेलहाउसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रपोज करा था। हमारे जो लॉर्ड डेलहाउसी थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे 10 सालों के लिए 1846 टू 1856। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जो भी रूलर होगा उसके स्टेट का, अगर वो मर जाता है अपना रियल बच्चे के बिना, लाइक उसका अगर कोई रियल चाइल्ड नहीं होता है, तो जो स्टेट है वो इंग्लिश कंपनी के पास में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और डेलहाउसी ने ये भी बोला कि अगर जो रूलर्स हैं उनने बच्चों को अडॉप्ट करा है विदाउट कंसेंट ऑफ द कंपनी से पूछे बिना, तो रूलर की प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी बट उसकी टेरिटरी उसको नहीं दी जाएगी। और जो इसमें फॉल हुए थे लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वो स्टेट्स थे सतारा, झांसी और नागपुर। इसमें आप ये लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो प्लीज़ इस वाले के ज़रूर लर्न कर लेना। फिर द रूलर ऑफ झांसी का जो रूलर था वो 1853 में मर गया था। उसका कोई रियल चाइल्ड नहीं था। और जो रानी लक्ष्मी बाई थी उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन जो उनके सन थे आनंद राव जो अडॉप्टेड थे उनको कभी भी थ्रोन का रियल सक्सेसर नहीं माना गया। नेक्स्ट इज यू कैन लाइक skip this. Even though you want to do this, you can do the first 5 lines. Annexation of Awadh. On 7 February 1856, Nawab Wazid Ali Shah was deposed on ground that Awadh was not being managed well. 7 फरवरी 1856 को नवाब वजीद अली शाह को ये बोल के उधर से निकाल दिया गया अवध से कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और 13 फरवरी को अवध को पूरी तरीके से कंपनी ने एनेक्स कर लिया था, मतलब पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया था। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहिब. Dalhousie's refusal to pension to Nana Sahib, the adopted son of ex पेशवा बाजीराव सेकंड. जो बाजीराव सेकंड थे हमारे, उनके एडॉप्टेड सन थे नाना साहिब. डेलहाउसी ने मना कर दिया उनको पेंशन देने को, लेकिन नाना साहिब के पास अपने
पिता की, बाजीराव सेकंड की काफ़ी सारी वेल्थ थी, काफ़ी सारे पैसे थे। उन्होंने वो सारे पैसे मैसेंजर्स को हमारी कंट्री इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भेजने में लगा दिए ताकि हर जगह रिवोल्ट कर सकें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, फॉर योर इजी आंसर यू कैन डू दिस, द वेज एंड फ्लोटिंग रूमर्स। ऐसा रूमर फैला था कि जो ब्रिटिश आए हैं वो सिर्फ 100 साल के लिए आए हैं, 100 साल रूल करेंगे। ब्रिटिश जो थे 1757 में इंडिया आए थे पावर में, तो ऐसा माना जाता था कि 1857 में वो चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए और जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उनसे, और ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे हमारे 1857 के रिवॉल्ट के लिए। जो हमारे पॉलिटिकल कॉजेज़ थे उनने हमारे रूलर्स को अफेक्ट करा था। लेट्स मूव ऑन टू नाउ द रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़, जो जिसने हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करा था बहुत ही वास्ट वे में, यू कैन से। फियर रिगार्डिंग मास कन्वर्जन ऑफ टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन थे तो वो यही चाहते थे कि जितने हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब क्रिश्चियन बन जाए। उन्होंने जो मॉस्क और टेम्पल्स थे उसमें भी क्रिश्चियन की डॉक्ट्राइन्स फॉलो करवाने लगे। और the Missionary Society of America established a press at Agra. It published leaflets and little books full of inaccurate information about Hinduism. उन्होंने ऐसी बुक पब्लिश करवाई आगरा में जो जिसमें बहुत सारी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी हिंदूज़ के बारे में, हिंदूज़ लाइक वेदास वगैरह के बारे में बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन थी ताकि उन्हें रॉन्ग प्रूफ करा जा सके हिंदूज़ को। और उन्होंने बाइबल को इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट स्कूल्स में, और जो जेल में जो लोग थे प्रिजन में उनको भी लाइक फोर्स करा गया था बाइबल वगैरह पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज लॉज दैट इंटरफेयर विद रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपल। ऐसे लॉज बनाए गए जो जिनसे लोगों को लगता था कि उनके रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं ये हमारे ब्रिटिशर्स। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। इस एक्ट ने हमारे हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। और इस एक्ट में क्या था कि जब तक जो हिंदू है कन्वर्ट नहीं हो जाता हिंदू से क्रिश्चियन में, तब तक उसे उसके फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और यू कैन लाइक रिकॉल दिस इमेज, दिस इज लॉर्ड डलहौजी। और इन लोगों ने क्या करा था, द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन 1856 वॉज अ प्रोग्रेसिव मेजर। जो विडो रीमैरिज एक्ट को पास करा था इनने कि अगर कोई विधवा उसका जिसका पति मर जाता है वो दोबारा शादी कर सकती है। ये वाला तो अच्छा था, हमारी भलाई के लिए ही था, लेकिन एज यू नो हिंदूज़ के कल्चर में नहीं था ये। सो उनको ये लग रहा था कि वो हमारे लाइक रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन also supported them. They also supported them. You can just don't write this. You can write reformers like Raja Ram Mohan Roy and Keshav Chandra Sen themselves supported Britishers in the Widow Remarriage Act. Next is introduction to railways and telegraphs. इसमें क्या हुआ था कि हम जो हमारे जो लोकल एरिया के पीपल थे उनको लगता था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर कास्ट रूल्स को तोड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं रेलवेज़ और टेलीग्राफ्स। उनको लगता था जो पोल्स जो हमारे टेलीफोन के पोल्स होते हैं वो जो खड़े करते हैं, उन्हें लगता था कि उन पोल्स पे उनको हैंग कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। Also rumored that telegraph poles would be used for hanging people who were against companies rule in India. जो कंपनी के अगेंस्ट आएगा उसको उसी में फांसी चढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये भी हमारे भलाई के लिए था, बट उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो काम कर रहे हैं कुछ कुछ काम अच्छे भी करे थे जिसने हमारी सोसाइटी को डेवलप करा था। I think this point is easy to learn, so you can write this point also. Racial discrimination and indignities hurled at Indians. The Englishmen in India could insult, humiliate and even kill the Indians at will. इसमें क्या था, जो इंग्लिशमैन थे वो हमारे इंडियंस को मार सकते थे, परेशान कर सकते थे, हैरेस कर सकते थे,
इवन मार भी सकते थे अगर उनकी इच्छा हो। लेकिन इंग्लिश मजिस्ट्रेट एट आगरा इशूड द फॉलोइंग नोटिफिकेशन। एक इंग्लिश मजिस्ट्रेट ने आगरा में एक नोटिफिकेशन जारी करा कि हर इंडियन को जो भी इंग्लिश जेंटलमैन है जो स्ट्रीट पे भी चल रहा है तो उसको सलाम करना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा। भले ही उसकी रैंक कितनी भी हाई क्यों ना हो, बट उसको सलाम और सल्यूट करना पड़ेगा। हम जो इंडियंस थे उनको बहुत फियर थे इंग्लिश एजुकेशन के। हमको लगता था उनको लगता था पुराने टाइम के लोगों को कि लगता नहीं था, ट्रू था ये, क्योंकि इंडियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, स्कूल बढ़ा दिए थे ब्रिटिशर्स ने अपने। मदरसा में, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में वो इंग्लिश पढ़ाते थे, बाइबल पढ़ाते थे। संस्कृत गुरुकुल वगैरह में भी वो वही पढ़ाते थे, इंग्लिश वगैरह। यू कैन राइट दिस इन शॉर्ट because it's not that important. Let's move on to economic causes. The religious causes affected the society and the economic causes affected farmers, traders, peasants and merchants. That's merchants. Okay, so let's move on to this. So the ruin of trade and handicraft, I think this is the one of the most easiest thing to learn. हमारा जो ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम था पूरा रियोन हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो सस्ते में सामान बेचते थे इंडिया में। तो जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बना हुआ काम था वर्कर्स का, वो थोड़ा महंगा जाता था क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स सस्ता सामान बेचते थे तो हमारी जो पब्लिक थी वो उन्हीं का सामान खरीदती थी, और धीरे धीरे हमारा ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट एकदम डिक्लाइन पे आ गया था। The arts of spinning and weaving, which for ages had employment of thousands of artisans, became extinct. स्पिनिंग और वेविंग का काम बिल्कुल से ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि सालों से चल रहा था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की एकमात्र सहारा था ये, लेकिन ये बिल्कुल बंद हो गया बिकॉज ऑफ हैवी ड्यूटीज़ ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। उन्होंने ड्यूटीज़ बढ़ा दी तो इंडिया का सामान था वो महंगा हो गया, तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स सस्ता बेचते तो वो उन्हीं का खरीदेंगे। नेक्स्ट इज पोवर्टी स्ट्राइक इन कल्टिवेटर्स। जो ज़मींदार थे, जिनको लैंडलॉर्ड्स भी कहते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्टर थे। आई एम सो सॉरी। सो क्या था कि जो परमानेंट सेटलमेंट हो गई थी 1793 में ज़मींदारों की, उनके एब्सोल्यूट वो एब्सोल्यूट ओनर मान लिए गए थे स्टेट्स के। उनके पास ये राइट था, उनके पास ये पावर था कि अगर कोई जो कल्टीवेटर है वो अपना पेमेंट, अपना ड्यूज़ नहीं, अपना कर्जा नहीं चुका पाता है, वो उसका ज़मीन रख लेंगे, हड़प लेंगे, और यू कैन से। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेट प्रोड्यूस्ड वाज क्लेम्ड एज लैंड रेवेन्यू। और जितना भी वो कमाते थे हमारे कल्टीवेटर्स, उनका आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट द हाफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वो लोग रख लेते थे, तो कुछ बचता ही नहीं था। नेक्स्ट इज inhuman treatment meted out to the indigo cultivators. This is I think very important. जो हमारे कल्टीवेटर्स थे उनको फोर्स करा गया था इंडिगो को हार्वेस्ट करने के लिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन जो चीज़ थी ना, अगर एक बार किसी फील्ड पे इंडिगो हो गया कल्टीवेट, इंडिगो के वो लगा दिए, तो फिर उसके बाद और कोई चीज़ उस पर ग्रो नहीं करी जा सकती। अगर इंडिगो कर दिया तो टी वगैरह कुछ नहीं कर सकते तुम, वो जगह पूरी ख़राब हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट इन दिस एरिया एंड यू कैन डू दिस। बिग फेमाइंस जो हमारे विलेजेस थे वो सूखे पड़ गए थे, कभी बाढ़ आ जाती थी। Famines were no doubt the result of drought and other calamities. The government could lessen people's misery, but it seemed that it had no will to act. Government people की misery देख रही थी, दया दिखा सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दया नहीं दिखाई। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था। इंडिया से जितना पैसा वो लूट सकते थे उन्हें उतना लूटा। नाउ इट्स मिलिट्री कॉजेज़, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट वन, लो सैलरी। तो ये तो सबको पता ही, तो अपने मन से भी लिख दोगे तब भी सही रहेगा, क्योंकि जो हमारे इंडियंस थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। उनको बहुत हाई सैलरी दी जाती थी, हमारे इंडियंस को बहुत ही लो सैलरी दी जाती थी। एंड देन जो पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, इंडियंस का प्रमोशन नहीं करा जाता था। जो हायर जो
सीट्स हायर रैंक होती थी वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व्ड होती थी। नेटिव सिपाहीज कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ रिसलदार और सूबेदार। सूबेदार से ज़्यादा हाई पोस्ट होती ही नहीं थी इंडियंस के लिए। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, ill treatment or social distance between British officers and Indian officers. In this, no, I read all this. Nothing is important in this, so you can leave this. Important is this: the immediate cause introduction of the Enfield rifle. Enfield rifle को introduce करा था in place of the old iron made brown base guns. So sorry, मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ कि बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। तो इसको रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल को लाया गया था, जो माना जाता था कि फैट्स ऑफ काउज और पिग्स के ग्रीस से बनी हुई है, क्योंकि काऊ को हिंदू पवित्र मानते थे। काऊ को हिंदू पवित्र मानते थे और मुस्लिम पिग को अनक्लीन मानते थे, गंदा मानते थे। तो बोथ यूनिटी आ गई दोनों में, और उन दोनों ने मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम ने एक साथ मिलकर इसका विरोध करा था। So, and this area is cut, so you can of course leave it. The causes of a failure, it's not that much important, but it's important for your basic knowledge. If you read this at once and if by chance the question comes, by chance से आ गया question, तो आपको पता होगा क्या हम क्यों हार गए, क्या गलती थी हमारी. So lack of coordination, I'm so sorry, let me brighten the light. Now I think it's better. Wait. Now. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स. हमारे जो लीडर्स थे उनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था. और इस वाले आंसर के लिए ना यू कैन जस्ट राइट द हेडिंग्स एंड बिल्कुल कुछ भी लिख दो अपने मन से, मार्क्स मिल जाएंगे इसमें. लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप. हमारे में लीडरशिप थी ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लीडरशिप अच्छी नहीं थी, क्योंकि लीडरशिप बिगड़ती जा रही थी. बहादुर शाह हमारे जो हैं वो लास्ट मुग़ल रूलर माने जाते हैं, क्योंकि उनके बाद जो उनका जो सन था वो अडॉप्टेड था, तो उनको माना ही नहीं गया सक्सेसर. सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश जो थे उनके पास बहुत अच्छे एडवांस थे वो इंडियंस से बहुत ज़्यादा. तो उनके पास अच्छे इक्विपमेंट थे और रिसोर्सेज थे, इंडियंस के पास नहीं थे. वो अभी भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह कर रहे थे. सो दे वर जस्ट डेवलपिंग. द वॉर वॉज लोकलाइज्ड. वॉर जो थी लोकलाइज्ड हो गई थी, मतलब हर छोटी छोटी जगह हो रही थी. जो पंजाब में हुई तो बिल्कुल ही क्वाइट हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था हो भी रही है कि नहीं. अगर सब मिलजुल के करते तो हाँ, तो वॉर अगर बड़ी होती काफ़ी तो सीधी सी बात है हमें फ्रीडम मिल जाता तभी. बट लोकलाइज हो गई थी, छोटी छोटी जगह हो रही थी, छोटी छोटी इकट्ठी होनी चाहिए थी. फिर रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, इट्स इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ द कंपनीज रूल एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. कंपनी का रूल एंड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंजेस आए बहुत सारे नहीं, इसमें दिया ही नहीं है सही बताऊँ तो. And this is important, the act of 1858 transferred the government of India from company to the crown. 1858 के एक्ट में जो पावर थी ना वो कंपनी नहीं सीधा क्राउन के पास चली गई, कि क्राउन मतलब जो क्राउन थी ब्रिटिश क्राउन वो वहीं से सारा मैनेज करेगी इंडिया का. कंपनी का जो बोर्ड था कंट्रोल का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ख़त्म हो गया था. जितनी भी पावर थी कैबिनेट मिनिस्टर के पास पहुंच गई थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अब कहा जाता है. हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनको टाइटल मिला था वाइसरॉय का. ये पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल को क्या टाइटल मिला था. सो यू कैन राइट वाइसरॉय, इट्स ईजी. जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वाइसरॉय थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन थे. नेक्स्ट इज पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अब वो इंडियन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे. काफ़ी सारी थी लेकिन बस ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो हमारे बहादुर शाह थे उनके बाद जो बाबर की डायनेस्टी थी, द मुगल डायनेस्टी, उसका एंड हो गया. जो रिकॉग्नाइजेशन हमारी आर्मी को थोड़ा रिकॉग्नाइज नहीं करते थे. ऑल की पोजीशन इन द आर्मी वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रिटिश. सिर्फ ब्रिटिश के लिए रिजर्वेशन वगैरह सब ब्रिटिश के लिए ही था. फिर जो क्राउन थी उनने कुछ प्रोमिस करे थे इंडिया के पीपल से. उन्होंने ये कहा था कि वो अब
इंटरफेयर नहीं करेंगी रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा था कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, भले ही वो यूरोपियंस हो, इंडियंस हो, कुछ भी हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आ गई थी, एंड ब्रिटिश व्यूड दिस डेवलपमेंट विद अलार्म। देयरफॉर क्योंकि बहुत यूनिटी बढ़ रही थी हिंदू और मुस्लिम में, इसलिए बहुत उन्होंने डिवाइड एंड रूल का सोचा कि मुस्लिम और हिंदूज एंड मुस्लिम्स को अलग अलग कर देते तो डिवाइड कर रूल करने में ईजी रहेगा, और इनमें लाइक विवाद आ जाएगा, विवाद हो जाएगा ज़्यादा बोलेंगे तो। एंड देन ये वाला इंपॉर्टेंट है, द रानी ऑफ झांसी बिकेम इंडियाज जॉन ऑफ आर्क। पूछ सकते जॉन ऑफ आर्क कौन था इंडिया का, तो झांसी ऑफ रानी थी। हुज वेरी नेम रिवाइव द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। इनके नाम से हमारे पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लाइक बाहर आती है। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोट वो होता है जो अपने देश से प्यार करे। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सेपॉय म्यूटिनी। इस वॉर को सेपॉय म्यूटिनी बुलाना एक बहुत लाइक अप्रोप्रिएट नेम होगा, जो जैसे हमारे इंडिया में इस वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, ब्रिटिशर्स इसको सेपॉय म्यूटिनी कहते थे। सो एंड ऑल्सो क्योंकि हर जगह रिवॉल्ट हुए थे, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल इस वॉर में पार्ट लिए थे, सेपॉइस के अलावा मिलियंस ऑफ पीपल पार्ट लिए थे। सो बहुत लाइक बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1932 में लिखा था, द रिवॉल्ट डेवलप्ड इनटू अ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द हेटेड फॉरेनर। ये जो रिवॉल्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पहला वॉर बन गया हमारे हेटेड फॉरेनर के लिए। एंड आई होप यू understood the whole chapter. I have told you the important things about the chapter. We have not read the whole chapter, I know, but I have told you all the important things that may or that will come in the 2024 board history and civics board exam. So if you like this video, please make sure that you like, share and subscribe to my channel for such more tips and videos related to 2024 ICSE board exams class 10th ICSE. So thanks for watching and stay tuned for another videos, and you can write your suggestions what kind of video should I make next in the comments. Thank you.